हेलो स्टूडेंट, आप लोग का ब्रिलियंट स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। तो आज आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ाएंगे। उसमें क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें तीन निशान के दोनों तरफ स्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी क्या बोल रहे हैं कि अभिकारकों की संख्या जैसे वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीन निशान के दोनों तरफ, मतलब अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उत्पादों में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसी को कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी बराबर सेम, मतलब इधर जितना रहेगा अभिकारक उत्पाद भी उतना ही रहेगा। या नहीं कि यहाँ पर 10 उत्पाद है और अभिकारक कितना है, 5 है, वैसा नहीं चलेगा, सेम रहेगा, तभी उसी को कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर सके। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी जैसे यहाँ पर कार्बन, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं C+O2 गिव्स रिएक्शन करके दे रहा है क्या, CO2। यहाँ पर कार्बनों की संख्या 1 है, यहाँ पर भी कार्बनों की संख्या 1 है, मतलब सेम है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यानी यह संतुलित है, यह पहले से संतुलित है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर रहा है। यहाँ जैसे समझाते हैं, एक उदाहरण देखें, यहाँ मान लिया कि 5 ग्राम कार्बन है, अब 5 ग्राम यहाँ पर 5 ग्राम कार्बन, C 5 ग्राम है और ऑक्सीजन 5 ग्राम है, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 10 ग्राम, मतलब उत्पाद जो निकल रहा है 10 ग्राम, यानी बराबर निकल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करेगा और मतलब कार्बन की संख्या, यानी कार्बनों की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए आवश्यकता होती है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर सके, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखा रहता है उसके भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अधिक अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे तरफ मेरा बोर्ड में लिखा हुआ है Fe में है, H2 G में है, Fe3O4 S में है, H2 किसमें, G में है। इस सब का मतलब क्या होता है आज आप लोग को बताएंगे। उनके भौतिक अवस्था के लिखा हुआ है, S मतलब होता है सॉलिड, अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए क्या जाता है, लिखा जाता है S मतलब सॉलिड होता है, मतलब वो ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में, भौतिक अवस्था। उसके बाद किसमें, इसमें यहाँ पर G है, गैस, क्या है, गैस अवस्था में। उसके बाद रहता है लिक्विड, इसमें L लिखा रहता है, बहुत सारे देखिएगा, इसलिए यहाँ पर S लिखा है, उसी तरह L लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं, लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में, किस अवस्था में रहता है वो, द्रव अवस्था में। उसके बाद रहता है एक्वास, मतलब वो जो विलयन लिया गया है वो जलीय विलयन में घोला गया है, मतलब एक्वास, AQUEOUS, एक्वास। एक्वास मतलब जलीय, उन तत्वों को जलीय विलयन में लिया गया है, मतलब एक्वास। LS मतलब होता है सॉलिड अवस्था में लिया गया है, G मतलब गैस अवस्था में लिया गया है, उसके बाद L मतलब द्रव अवस्था में लिया गया है, एक्वास AQ मतलब जलीय अवस्था में लिया गया है। तो यहाँ पर क्या Fe किस में लिया गया, सॉलिड अवस्था में,
H2O किसमें गैसीय अवस्था में लिया गया है, Fe3 जो बन रहा है वो सॉलिड अवस्था में बन रहा है, गिब्स मतलब रिएक्शन करने के बाद सॉलिड अवस्था में बन रहा है, और H2 हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है गैस बनकर। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि। हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि भी बोलते हैं इसको, अनुमान विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि या मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में समीकरण के दोनों तरफ, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ रासायनिक समीकरण, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या गिनकर बराबर करने की प्रयत्न किया जाता है। मतलब कि ये दोनों तरफ क्या करेंगे, बराबर करने की प्रयत्न करेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को देखिए, यहाँ पर क्या गो है, Cu कॉपर है, यहाँ पर Cu एक गो है, तो दोनों तरफ देखेंगे कि कॉपर की संख्या के गो है, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या के गो है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करें, संतुलित करने की प्रयत्न करेंगे। उसके बाद दूसरा रूल इसमें है, सबसे पहले उस तत्व के परमाणुओं को संतुलित करेंगे जो सबसे कम स्थान पर आया होगा। मतलब इसमें तो छोटा सा समीकरण है, जिस हम लोग दूसरा समीकरण में देखेंगे कि जो कम जगह पर आया होगा उसको पहले संतुलित करने की प्राथमिकता देते हैं। नंबर तीसरा इसका नियम है, अंत में उस तत्व के परमाणु को संतुलित करेंगे जो दोनों और सबसे अधिक बार आया होगा। मतलब सबसे ज्यादा आया होगा, मतलब अंत में उस तत्व के हम लोग अंत में क्या देखेंगे, जो दोनों तरफ क्या है सबसे अधिक बार आया होगा। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जो ज्यादा बार आया है उसको हम लोग संतुलित करने की प्रयत्न करेंगे। उसके बाद चौथा रूल है इसमें, दोनों तरफ की परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए हम किसी भी अणु के अणुसूत्र में बराबर संख्या से गुना कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर Cu के जो है दिखाते हैं आपको, Cu एक है, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन में Cu कितना है, एक है। उसको O2 O कितना है, 2 गो है, यहाँ पर O कितना है, 1 गो है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर दे देते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गो Cu हो गया, 2 गो O2 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर O तो 2 है, लेकिन Cu के गो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर करने के लिए हम लोग 2 से गुना कर देंगे, Cu 2 गो हो गया, यानी यह 2 Cu, यहाँ पर भी 2 Cu, O 2 गो, यहाँ पर भी O 2 गो, यानी यह रासायनिक समीकरण, यह समीकरण संतुलित हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं अलग एग्जांपल देकर एक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं एक इक्वेशन है, K + H2 gives KOH + H2। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे कम स्थान पर आया है उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, आज जो कम है। उसके बाद देखते हैं K, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एक जगह है, तो K को पहले हम लोग यहाँ पर K देखते हैं, K को है, एक को है। उसके बाद देखते हैं प्राथमिकता देते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एक जगह आया है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो, यहाँ पर ऑक्सीजन है एक हो, यहाँ पर ऑक्सीजन के है, यहाँ पर के लिखने के, यहाँ पर एक है ऑक्सीजन एक है। उसके बाद देखते हैं H2 को देखेंगे लास्ट में, जो सब ज्यादा स्थान पर आया है। तो यहाँ पर देखेंगे H2 क्या है, यहाँ पर 2 गो है, H कितना है, 2 गो है, यहाँ पर H के गो है, 3 गो है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उसको प्राथमिकता देंगे जो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर देख रहे 3 है, यहाँ पर 2 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लाने के लिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कैसे गुना कर रहे हैं, तो 2 K हो रहा है, 2 OH दो O हो रहा है, 2 H हो रहा है, यानी सब 2 हो गया, 2 यहाँ पर 2 H 2 H 4 H हो गया। यहाँ पर देखते हैं 4 H लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 के है, 2 यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद 2 H, यहाँ पर 4 H क्या है, 4 H है। यहाँ पर 2 यदि लगा देते हैं तो फिर ऑक्सीजन भी 2 यहाँ पर इधर है, तो इधर भी 2 लगा देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन फुलफिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन भी 2 दूनी 4 हो गया, क्या होगा, हाइड्रोजन भी 4 गो हो जाएगा, यानी ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो हम लोग क्या देखे, पहले किसको प्राथमिकता दिए, जो सबसे कम स्थान पर आया है, और जो सबसे ज्यादा स्थान पर आया है उसको बाद में देखेंगे।
उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे जो कम स्थान पर आया है। तो जैसे यह वाला संतुलित हो गया धीरे धीरे, उसके बाद दिखाएंगे। और चलिए देखते हैं अब यहाँ पर Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखते हैं Fe की संख्या, यहाँ पर देखते हैं। चलिए Fe की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर Fe की संख्या 3 को है। यहाँ पर H2 के H की संख्या कितना है, 2 को है। लेकिन यहाँ पर भी H की संख्या देखते हैं 2 को है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर क्या है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है। देख रहे हैं कि जब हम ऑक्सीजन की संख्या को फुलफिल करने के तो हम लोग कितने की आवश्यकता होगी, 4 ऑक्सीजन फुलफिल हो गया। लेकिन क्या हुआ, H2 बढ़ गया, मतलब H की मात्रा बढ़ गया। H कितना होगा, 8। तो यहाँ पर H कितना करेंगे, H को 4, हाइड्रोजन को 4 कर दिए, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हो गया, यानी 4 यहाँ से 4 से गुना कर दिए, इधर भी 4 से गुना कर दिए, 8 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 4 ऑक्सीजन है, 4 से इसको गुना कर दिए, ऑक्सीजन 4 को हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं Fe क्या है, 3 को है। यहाँ पर Fe कितना है, 1 को है। तो यहाँ पर 3 लगा देंगे तो क्या होगा, संतुलित हो गया। 3 को Fe संतुलित है। H कितना है, 4 को है, 8, 4 दूनी 8 को यहाँ पर भी 8 को है। उसके बाद ऑक्सीजन देख रहे हैं, यहाँ पर 4 को है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 को है। यानी यह समीकरण संतुलित हो गया। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ब्रिलियंट स्टडी को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को नए वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। टाटा बाय।